हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं। हमने अलैंगिक जनन के बारे में भी कुछ चर्चा की थी और अब हम आज की क्लास में हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बीज। तो बीज क्या है इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। बीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीड। बच्चों, बीज क्या है? एक निषेचित बीजांड है। इसे हम लिख लेते हैं। बीज क्या है? निषेचित बीजांड। बीज है निषेचित बीजांड को हम बीज कहते हैं। निषेचित बीजांड को ही बीज कहा जाता है। बीज के अंदर तीन संरचनाएं मुख्यतः होती हैं। ये तीनों संरचनाएं, इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ कि बीज के अंदर मुख्यतः तीन संरचनाएं होती हैं। निषेचित बीजांड या बीज के अंदर तीन मुख्यतः संरचनाएं देखने को मिलती हैं। पहला है बीज आवरण, जिसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट। इतना आपको पता है। ये जो आपका बीज आवरण है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? जैसे ये बीजांड है, तो बीजांड के ऊपर दो आवरण उपस्थित है। मैंने आपको बताया था, एक बाहरी अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। ऐसा डायग्राम मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में। तो बाहरी अध्यावरण या बाह्य अध्यावरण बदल जाता है टेस्टा में। बाह्य अध्यावरण बदल जाता है टेस्टा में। और आंतरिक अध्यावरण ये बदल जाता है टैगमन में। आंतरिक अध्यावरण बदल जाता है टैगमन में। तो टेस्टा और टैगमन, बाहरी टेस्टा और टैगमन, ये दोनों बीज के आवरण हैं। टेस्टा बाहरी आवरण है, टैगमन आंतरिक आवरण है। ठीक, और इनका रूपांतरण किससे हुआ है? बीजांड के अध्यावरण से ही इनका रूपांतरण हुआ है। तो टेस्टा और टैगमन ये दोनों ही बीज आवरण के भाग हैं। बीज आवरण के बाद में नेक्स्ट बीज का मुख्य भाग है, जिसे हम कहते हैं भ्रूण। और भ्रूण के बाद में है भ्रूणपोष। ठीक, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि बीज आवरण की संरचनाओं को मिलाकर, बीज आवरण में जितनी संरचनाएं आती हैं उन सभी संरचनाओं को मिलाकर कर्नेल कहा जाता है। कर्नेल किसे कहते हैं? कर्नेल बीज आवरण की सभी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? कर्नेल। तो बीज आवरण की सभी संरचनाओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। बीज आवरण की सभी संरचनाओं को कर्नेल कहते हैं। कर्नेल को इंग्लिश में NEL कर्नेल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है एग्जाम में। भ्रूण की बात करें तो जो भ्रूण है, ये देखो ये भ्रूण कहाँ उपस्थित है? भ्रूणीय अक्ष पर उपस्थित है। जैसे मैंने आपके यहाँ पे ये बीज बनाया, मैंने पिछली क्लास में आपको द्विबीजपत्री का चित्र बनाया था और मैंने आपको बताया था कि भ्रूणीय अक्ष होती है और इस भ्रूणीय अक्ष पर ही भ्रूण उपस्थित होता है। इस भ्रूणीय अक्ष पर ही क्या उपस्थित होता है? भ्रूण उपस्थित होता है। अभी बात करें भ्रूणपोष। देखो बच्चों, भ्रूणपोष के आधार पर ही बीज के दो प्रकार होते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो अभी यहाँ पे दो प्रकार के बीजों की हम बात कर रहे हैं। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री। इधर मैं लिख रही हूं द्विबीजपत्री बीज और दूसरा है एक बीजपत्री। बीज। ठीक है, तो इसी भ्रूणपोष के आधार पर, ये जो भ्रूणपोष है, इसी के आधार पर हम बीज के दो प्रकार देख रहे हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। बच्चों, भ्रूणपोष क्या होता है? भ्रूण के द्वारा इसे उपयोग में लिया जाता है। भ्रूणपोष में होते हैं संचित
संचित होता है भोजन। यहाँ पे भोजन संचित होता है और इस भोजन का उपयोग कौन करता है? भ्रूण। भ्रूण क्या करता है? यह भ्रूण इस भ्रूणपोष का उपयोग करता है। इस भ्रूणपोष में उपस्थित होता है संचित भोजन। अब हम बात करते हैं द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं उसमें 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। कितने बीजपत्र? 2 बीजपत्र। तो बच्चों द्विबीजपत्री का नाम ही क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें कितने बीजपत्र हैं? 2 बीजपत्र हैं। कितने बीजपत्र हैं? 2 बीजपत्र। और ये जो दोनों बीजपत्र हैं, ये दोनों बीजपत्र, इनका जो भ्रूण होता है यह भ्रूणपोष को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता है, पूरा का पूरा इसे अवशोषित कर लेता है। तो 2 बीजपत्र हैं और दोनों बीजपत्र पूरे भ्रूणपोष को अवशोषित कर लेते हैं और इसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता, भ्रूणपोष यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जब 2 बीजपत्र पूरे भ्रूणपोष क्या कर लेते हैं? या भ्रूणपोष का उपयोग कर लेते हैं। ये 2 बीजपत्र पूरे भ्रूणपोष का क्या कर लेते हैं? उपयोग। जब ये उपयोग कर लेते हैं तो भ्रूणपोष क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। भ्रूणपोष क्या हो जाएगा? खत्म। भ्रूणपोष क्या हो गया? खत्म हो गया। और जब भ्रूणपोष खत्म हो गया तो ऐसे बीजों को कहा जाता है अभ्रूणपोषी। और ऐसे ही बीजों को गैर एल्ब्यूमिनस बीज भी कहा जाता है। ऐसे ही बीजों को गैर एल्ब्यूमिनस बीज भी कहा जाता है। ऐसे बीजों को कहा जाता है अभ्रूणपोषी एवं गैर एल्ब्यूमिनस बीज। यहां तक आपको क्लियर हुआ? इंग्लिश में इसे नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। नॉन एंडोस्पर्मिक। तो अभी इंग्लिश में भी इसका नाम मैं लिख देती हूँ। क्या बोलेंगे इसे? नॉन एंडोस्पर्मिक। क्योंकि आपको पता है कि भ्रूणपोष को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ये जो भ्रूणपोष है इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ठीक। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे चना है, मटर है, मूंगफली है। इन्हें आप हाथ में लीजिए और हाथ में लेके मसलेंगे तो आपके हाथ में 2 भाग आ जाएंगे। तो ये क्या है? द्विबीजपत्री। तो यहाँ इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इनके उदाहरण क्या है हमारे पास में? चना है, मटर है, सेम क्या बीज है? सेम है। ये बच्चों सारे उदाहरण किसके हैं? द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। अब इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद है अरंड के बीज जो होते हैं इसका अपवाद है। ये द्विबीजपत्री है। कैसा है? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री होते हुए भी ये कैसा है? अभ्रूणपोषी। कैसा है ये? भ्रूणपोषी। कैसा है ये? भ्रूणपोषी प्रकार का है। ठीक है। तो ये इसका अपवाद है। किस प्रकार से ये भ्रूणपोषी प्रकार का है? आपको देखो, पहले आप इसे समझ लो, फिर उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये भ्रूणपोषी से हमने क्यों बोला है। चलिए आगे चलते हैं। एक बीजपत्री की बात करते हैं। बच्चों एक बीजपत्री बीज में कितने बीजपत्र उपस्थित है? 1 बीजपत्र। कितना बीजपत्र यहाँ पे उपस्थित है? 1 बीजपत्र। एक बीजपत्र। केवल 1 बीजपत्र है और केवल एक अकेला बीजपत्र सारे भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाता। तो भ्रूणपोष यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे भ्रूणपोष क्या होता है? बच जाता है। तो इसे हम लिख देते हैं कि यहाँ पर केवल एक बीजपत्र भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाता। भ्रूणपोष का पूरा उपयोग नहीं कर पाता या केवल एक बीजपत्र भ्रूणपोष का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए
इसलिए यहां भ्रूणपोष बच जाता है, भ्रूणपोष बच जाता है और इसे कहा जाता है भ्रूणपोषी बीज। अब इसे क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज। देखो आप यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अभ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष बचा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर भ्रूणपोष बचा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस बीज। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप देखिए कि यहां जो भ्रूणपोष खत्म हो जाता है, पूरा भ्रूणपोष भ्रूण के द्वारा ले लिया जाता है, पूरा का पूरा भ्रूणपोष खत्म हो जाता है, तो इस भ्रूणपोष का संचय होता है बीज पत्रों के अंदर। द्विबीजपत्री की मैं बात कर रही हूं। द्विबीजपत्री बीजों में क्या होता है कि भ्रूणपोष पूरा का पूरा कहां आ जाता है? बीज पत्रों में आ जाता है। तो बीज पत्र इसके मोटे हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं। जैसे चने का देखा आपने, मोटा बीज है, मूंगफली देखी, मोटी है। तो इनके जो बीज पत्र होते हैं, इन बीज पत्रों में भोजन क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। भ्रूणपोष से भोजन कहां आ जाता है? बीज पत्रों में आ जाता है। तो यहाँ पे इसके जो बीज पत्र होते हैं, ये होते हैं मोटे और मांसल, मोटे और मांसल। लेकिन इनके बीज पत्र कैसे होते हैं? पतले, क्योंकि यह बीज पत्र पूरे भ्रूणपोष का अवशोषण नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इनके बीज पत्र कैसे होते हैं? पतले, पतले बीज पत्र होते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे कि गेहूं है, इसका उदाहरण आप देखो, इसके उदाहरण क्या है हमारे पास में? जैसे कि गेहूं, गेहूं के अलावा चावल है, चावल के साथ साथ मक्का है। ये सारी फसलें जो हम बोते हैं, ठीक है, ये किस में आ जाती है? एक बीज पत्री में आ जाती है। अब इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? ऑर्किड। इसका अपवाद है ऑर्किड। ऑर्किड का जो बीज होता है उसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित है, उसके पास में भ्रूणपोष नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अपवाद है। इतना आपको क्लियर हुआ? मैंने आपको दो प्रकार के बीज बताए, द्विबीजपत्री बीज, एक बीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज अधिकतर कैसे होते हैं? अभ्रूणपोषी, क्योंकि इनका भ्रूणपोष पूरा का पूरा खत्म कर लिया जाता है। दोनों बीजपत्र पूरे भ्रूणपोष को ये उपयोग में ले लेते हैं। और ये है आपके सामने एक बीजपत्री। इतना क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर मक्के के बीज की संरचना को देख लेते हैं। तो मक्के का बीज कैसा होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि बीज के अंदर कितने मुख्य भाग होते हैं? बीज आवरण, भ्रूणपोष, ये तीनों बीज की मुख्य संरचनाएं हैं। आगे चलेंगे, मक्के के बीज की संरचना हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मक्के का बीज। देखो, मक्के के बीज की संरचना आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये मक्के के बीज की संरचना है और इसमें आपको निम्न भाग दिखाई देंगे। सबसे बाहर वाला जो आवरण है, इसे बीज आवरण कहा जाता है। इसे कहा जाता है बीज आवरण और सीड कोट, इसे बोलते हैं बीज आवरण या सीड कोट। बच्चों, ये जो सीड कोट है, ये जुड़ा होता है पेरिकार्प से। ये जुड़ा होता है पेरिकार्प से। पेरिकार्प, देखो
पेरिकार्प। बच्चों कैरियोप्सिस प्रकार के जो फल होते हैं, कैरियोप्सिस, मक्का कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। तो जो कैरियोप्सिस प्रकार के फल होते हैं उनमें बीज आवरण अपने पेरिकार्प से जुड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बीज आवरण किससे जुड़ा हुआ है? पेरिकार्प से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर आपको ये संरचना दिखाई दे रही है और इस संरचना को एंडोस्पर्म कहा जाता है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इस संरचना को कहा जाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे भ्रूणपोष बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। तो इसके अंदर जो संरचना है इसे हम बोलते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, इसमें इस भ्रूणपोष में स्टार्च संचित होता है। इसे स्टार्ची एंडोस्पर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर उपस्थित है स्टार्च, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टार्ची एंडोस्पर्म। इसे भ्रूणपोष कहा जाता है जिसमें क्या है? स्टार्च उपस्थित है संचित भोजन के रूप में। इस एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के ऊपर एक परत आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं एल्यूरोन की परत। तो इसके ऊपर यहाँ पर एल्यूरोन की परत होती है, ये एल्यूरोन की परत होती है और इसे कहा जाता है एल्यूरोन परत। इसकी गुणिता यदि हम बोले बीज में इन दोनों की गुणिता 3n होती है। इन दोनों की गुणिता होती है 3n। भ्रूणपोष भी क्या है? 3n। और ये जो एल्यूरोन परत है इसकी गुणिता भी क्या होगी? 3n। एल्यूरोन परत, एल्यूरोन लेयर कहते हैं इंग्लिश में, एल्यूरोन परत। अब हम बात करें बीज की मुख्य संरचनाओं की, तो बीज की जो मुख्य संरचनाएं हैं इसमें आपको ये दोनों संरचनाएं दिखाई दे रही हैं और ये दोनों संरचनाएं अपने भ्रूणीय अक्ष पर उपस्थित हैं। ये दोनों संरचनाएं कहाँ हैं? अपने भ्रूणीय अक्ष पे। ये इनका भ्रूणीय अक्ष है, देखो आप। तो इस भ्रूणीय अक्ष पर यहाँ पे दो मुख्य संरचनाएं हैं। इसकी ऊपरी संरचना को कहा जाता है प्रांकुरचोल, इसे हम कहते हैं प्रांकुरचोल। कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, प्रांकुरचोल को कहा जाता है कोलियोप्टाइल। इसके अंदर उपस्थित है प्रांकुर, इसके अंदर है प्रांकुर जिससे प्ररोह का निर्माण होगा, जिससे आगे जाकर प्ररोह का निर्माण होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रांकुर। इसके नीचे ऊपर, इसके नीचे जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये वाली संरचना, इसको बोलते हैं मूलांकुरचोल। इसे हम कहते हैं मूलांकुरचोल, मूलांकुरचोल। कोलियोराइजा, इंग्लिश में कोलियोराइजा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोलियोराइजा। बच्चों इसके अंदर उपस्थित है मूलांकुर जिससे क्या बनेगी? जड़ या मूल। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है मूल, मूलांकुर। इसके अंदर है मूलांकुर, इसके अंदर है मूलांकुर, मूलांकुर दिखाई दे रहा है आपको? इसके अंदर क्या है? मूलांकुर। अब यहां पर उपस्थित होता है स्कुटेलम, इस जगह पर उपस्थित है स्कुटेलम, इस पर है स्कुटेलम। तो आप देख रहे हो कि ये एक बीजपत्री बीज है। ये क्या है? एक बीजपत्री बीज। ये एक बीजपत्री बीज है और इस एक बीजपत्री बीज के अंदर उपस्थित है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के अलावा यहाँ पर ये इसका एक बीजपत्र है जिसे क्या कहा गया है? स्कुटेलम। और इसके इस तरफ आ जाओ तो ये भ्रूणीय अक्ष है और इस भ्रूणीय अक्ष पे प्रांकुरचोल है, प्रांकुर है, मूलांकुरचोल है और मूलांकुर है। ये सारी संरचनाएं इस एक बीजपत्री बीज में उपस्थित है। और जो चित्र हमने बनाया है वो किसका बनाया है? मक्के का। तो ये मक्का के बीज की संरचना है। ये किसकी है? मक्का का बीज। किसकी संरचना है ये? मक्का का बीज। ये संरचना है मक्का का बीज। इतना आपको क्लियर हुआ? बच्चों अब अपन बात करते हैं बीज अंकुरण की। तो बीज अंकुरण के लिए कई सारे कारकों की आवश्यकता होती है जो कि बीज अंकुरण को प्रभावित करते हैं। ये तो चित्र हो गया। अब अपन देख लेते हैं कि बीज अंकुरण के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता हमें होती है। आगे चलते हैं, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देती हूँ। बीज अंकुरण, देखिए
सबसे पहला कारक है ताप। बीज अंकुरण के लिए एक अनुकूलित तापमान की आवश्यकता होती है और ये जो अनुकूलित तापमान है ये लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। यदि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। यदि 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो भी बीज का अंकुरण नहीं होगा। ये पहला फैक्टर है जो कि तापमान के द्वारा बीज का अंकुरण प्रभावित होगा। दूसरा है यहाँ पर जल या आर्द्रता। जल या आर्द्रता यह सबसे मुख्य कारक है क्योंकि बीजों को अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। जब बीज सूखे होते हैं, जिन बीजों को हम घर में लाते हैं, उन बीजों के अंदर जल या आर्द्रता की मात्रा सिर्फ 10 से 15% होती है और वह प्रसुप्ति अवस्था में होते हैं। एक परिपक्व बीज के अंदर जल या आर्द्रता कितनी होती है? 10 से 15% और वह प्रसुप्ति अवस्था में होते हैं। तो उनको प्रसुप्ति अवस्था से हटाने के लिए उनको जल में डाला जाता है या डुबाया जाता है। जब उन्हें जल में डुबोते हैं तो बीजांड द्वार जो हमने देखा था बीजांड के ऊपर होता है, तो वही बीजांड द्वार किसमें परिवर्तित होता है? बीज द्वार में, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल से जल बीज के अंदर प्रवेश करता है और बीज के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो इसकी मात्रा लगभग 70 से 80% होती है और जब बीज जल को सोख लेता है तो बीज फूलकर मोटा हो जाता है और उसमें मूलांकुर और प्रांकुर का निर्माण होता है और इस प्रकार बीज का अंकुरण होता है। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है और हमारे अभी तक तो हमने बीज उगाए भी होंगे, ठीक। तो इतना हम जानते हैं कि जल एवं आर्द्रता सबसे मुख्य बिंदु हैं। लगभग परिपक्व बीज में आर्द्रता या जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा कितनी होती है? मैंने आपको कितना बताया? 10 से 15%। और इसके बाद बीज किस में चला जाता है? प्रसुप्ति में चला जाता है। लेकिन बीज का जब अंकुरण हम करवाएंगे तो यह बीज लगभग 80 से 85% जल को अवशोषित कर लेता है। जल अवशोषित करता है और इस जल को अवशोषित करके इसका क्या होता है? अंकुरण। क्या होता है इसका? अंकुरण। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर हुआ कि जल एक मुख्य घटक है जिसके द्वारा ही क्या होगा? अंकुरण होगा। और जल एवं वायु का इसके बाद में तीसरा जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने आप में क्या है? वायु है। तो ऑक्सीजन भी मिलना बहुत जरूरी है। बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जब बीजों को मिट्टी में डाला जाता है तो लगभग मिट्टी के ज्यादा अंदर नहीं, मिट्टी के ऊपरी सतह पर ही उसको डाला जाता है जहां पे उसे ऑक्सीजन भी मिल सके। तो जल एवं वायु दोनों का प्रवेश किसके द्वारा होता है? माइक्रोपाइल के द्वारा होता है। ये आप ध्यान रखो कि जैसे ये बीज है तो इस बीज पर, ये जो बीज आपको दिखाई दे रहा है, तो इस बीज पर यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बीज द्वार। इसे हम क्या कहते हैं? बीज द्वार या माइक्रोपाइल बच्चों, इसी बीज द्वार या माइक्रोपाइल के द्वारा वायु व जल क्या किए जाते हैं? बीजों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इतना आपको क्लियर है? अब इसके बाद में तीसरा घटक है तापमान। मैंने आपको बता दिया। पोषण, तीसरा घटक है पोषण। देखो, पोषण की आवश्यकता होती है और बीजों को अपना पोषण किससे मिलता है? भ्रूणपोष से। तो ये जो बीज है इन्हें अपना पोषण किससे मिलता है? भ्रूणपोष के द्वारा। चौथा है यहाँ पे, ये चौथे नंबर पर है और ये 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आता है आपके प्रकाश। तो सामान्यतः प्रकाश की इतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता होती है जब बीज का अंकुरण हो जाता है और उसमें पर्ण का निर्माण हो जाता है। तो प्रकाश की मुख्यतः आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इतना क्लियर है आपको?
तो यहाँ पे ये 5 कारक हैं जो कि बीज अंकुरण को प्रभावित करते हैं, लेकिन जब बीज अंकुरित हो जाए तो उसे प्रकाश मिलना जरूरी है। ठीक है, यदि बीज अंकुरित हो गया और उसे प्रकाश नहीं मिला तो फिर बीज का पूरा परिवर्धन नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब इसके बाद में हम ये भी देख लेते हैं कि बीज किस प्रकार से अंकुरित होते हैं। इसके 3 प्रकार हैं बीजों के अंकुरण का प्रकार। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा बीज अंकुरण, और अब अपन देख लेते हैं बीज अंकुरण के प्रकार। इसमें सबसे पहला है ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक ऊपरी भूमिक क्या होता है? देखो बच्चों कि यहां पर ये भूमि की सतह है, ये भूमि की सतह है। बहुत सामान्य सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। देखो मैंने जब आपको बीज पढ़ाया था तो इस बीज के अंदर मैंने आपको 2 संरचनाएं बताई थी। ये बीज है और बीज के अंदर मैंने आपको 2 संरचनाएं बताई थी, अगर आपको पता हो तो। मैंने आपको बताया कि यह भ्रूणीय अक्ष है और इस भ्रूणीय अक्ष में सबसे ऊपर की तरफ होता है प्रांकुर। सबसे ऊपर की तरफ क्या है? प्रांकुर। और नीचे क्या है? मूलांकुर। ये आपको पता है, पता है ना? मूलांकुर के ऊपर वाले, ये मूलांकुर के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बोलो बताओ, इसे क्या बोलते हैं? पत्राधार। इसे क्या बोलते हैं? पत्राधार। हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको? पत्राधार। हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। और इसके ये जो प्रांकुर है, प्रांकुर के नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक को हम एपिकोटाइल बोलते हैं। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। इसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो आपको पता है कि बीज पत्रोपरिक को हम क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। प्रांकुर के नीचे ये होता है और मूलांकुर के ऊपर होता है पत्राधार, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। इतनी नॉलेज हमको है, और इतनी नॉलेज हमको यदि है तो ये इसे समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक में क्या होता है कि जब बीज को डाला जाता है, जैसे ये बीज है और इस बीज को हमने भूमि में डाल दिया। ठीक है, ये बीज है और इस बीज को हमने भूमि में डाल दिया। ठीक है साहब, हमने इसको डाल दिया है। अब यहां से जब इसका अंकुरण होगा तो अंकुरण में सबसे पहले निर्माण होता है मूलांकुर का। अधिकतर बीजों में जब बीज का अंकुरण होता है तो सबसे पहले मूलांकुर का निर्माण होता है। जब यहाँ पे मूलांकुर का निर्माण होता है तो इस प्रकार से ये जो बीज है ये ऊपर की तरफ आता है। देखो थोड़ा सा ये बीज कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, और इसके द्वारा जो ये मूलांकुर है ये वृद्धि करेगा। मूलांकुर है ये क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अब ये मूलांकुर ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। ये मूलांकुर की वृद्धि कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। इस प्रकार से ये देखिए, ये मूलांकुर है और ये मूलांकुर ऊपर की तरफ निकल रहा है। दिख रहा है आपको? ये मूलांकुर है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है? मूलांकुर। ठीक है, और मूलांकुर ऊपर की तरफ वृद्धि कर रहा है। अब इसे हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा बीज आपका ऊपर की तरफ आ गया, ये सीड कोट ऊपर की तरफ आ गया और ये मूलांकुर निकला है, ये आपको पता है। ठीक, और मूलांकुर के ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? मूलांकुर के ऊपरी वाले हिस्से को हम बोलते हैं बीज पत्राधार। क्या बोलते हैं इसको? बीज पत्राधार, यही कहते हैं इसको। हाइपोकोटाइल क्या कहेंगे इसे? हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल। अब इसमें आगे देखो, आगे देखिए कि जब इसकी वृद्धि होगी, ये मूलांकुर बन गया। मूलांकुर बनने के बाद में बीज पत्राधार की लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो इस यहां से ये बीज, ये जो पूरा ये क्या है? सीड कोट है, ये तो हट जाएगा और यहां से एक पर्ण निकलेगी, शुरुआती पर्ण, और ये आपका मूलांकुर,
मूलांकुर की जड़ें कहाँ पे आ गई है? मूलांकुर की जड़ें आ गई है मिट्टी के अंदर, और मूलांकुर की लंबाई में वृद्धि हुई है। और मूलांकुर के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बीज पत्राधार। क्या कहेंगे इसको? बीज पत्राधार, बीज पत्राधार। तो अभी बीज का अंकुरण किसकी सहायता से हो रहा है? बीज पत्राधार की सहायता से हो रहा है। और आगे चल के जब आप इसे देखोगे तो यह पौधा आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए, और इसके ऊपर यहां पर प्रांकुर का निर्माण होगा, इसके ऊपर यहां पे प्रांकुर भी विकसित होगा, और प्रांकुर आगे जाके क्या बनाएगा? यहाँ पे प्ररोह का निर्माण करेगा। तो शुरुआती अवस्था में ऊपरी भूमिक जो बीज होते हैं, ऊपरी भूमिक बीजों के अंदर मूलांकुर वृद्धि करता है, और मूलांकुर वृद्धि करके बीज पत्राधार का निर्माण करता है, और यही बीज पत्राधार आगे जाके प्ररोह की तरफ वृद्धि करता है। ठीक है, और यहीं से जो आपका प्रांकुर होगा उसी से प्ररोह का निर्माण होगा आगे की तरफ। लेकिन इसमें आप देखो कि यहाँ पर शुरुआत किससे हुई है? मूलांकुर से हुई है, और मूलांकुर का बीज पत्राधार सबसे ऊपर यहाँ पे, ये देखो आप, मिट्टी की सतह पे आता है, इसलिए इसको कहा गया ऊपरी भूमिक अंकुरण। अब इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं अधोभूमिक से। इसका कंपैरिजन हम करते हैं अधोभूमिक से। ये तो मिटा हुआ है, तो आगे देखते हैं अधोभूमिक। दूसरा है अधोभूमिक। देखिए अधोभूमिक में क्या होगा? ये आपका बीज है, इस बीज को आपने कहां डाल दिया? मिट्टी के अंदर डाल दिया। ठीक है, जैसे ही बीज का अंकुरण होगा तो इस बीज से निकलेगा प्रांकुर और मूलांकुर, इससे निकलेगा प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, अब बीज का यहां पर जो प्रांकुर वाला हिस्सा है वह मिट्टी की सतह के ऊपर आएगा, और मूलांकुर वाला हिस्सा मिट्टी के सतह के नीचे रह जाएगा। तो आप यहां देखिए कि यहां पर मूलांकुर के हिस्से तो यहाँ नीचे रह गए, लेकिन प्रांकुर के ये वाला जो हिस्सा है इसे अपन बोलते हैं बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक। तो ये बीज पत्रोपरिक अपनी लंबाई में वृद्धि करेगा, ये बीज ऊपर की तरफ आएगा, और यहां से मूलांकुर और यहां से प्रांकुर। ठीक, तो वृद्धि किसमें हो रही है? बीज पत्रोपरिक में। वृद्धि किसमें हो रही है? बीज पत्रोपरिक में। और मूलांकुर मूल का निर्माण करेगा, और आगे चल के जो बीज पत्रोपरिक है यह आगे चल के वृद्धि करके प्ररोह का निर्माण करेगा। इस प्रकार से इसका बीज अंकुरण आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक और बात है कि ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें बीज मिट्टी की सतह के अंदर ही रहता है। वो आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर बनाया, लेकिन यहाँ पे जो बीज है यह मिट्टी की सतह के अंदर ही रहेगा, और यहाँ से प्रांकुर और यहाँ से मूलांकुर का निर्माण होगा। वृद्धि यहाँ पे किसकी हो रही है? बीज पत्रोपरिक की। वहां किसकी वृद्धि हो रही है? बीज पत्राधार की। तो अब आपके लिए ये समझना आसान हो गया। अब आप इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि किसमें अधोभूमिक प्रकार का और किसमें ऊपरी भूमिक प्रकार का अंकुरण होता है। क्लियर है यहाँ तक? एक और विशिष्ट प्रकार है विशिष्ट प्रकार का, जिसे हम बोलते हैं सजीव प्रजक। इसे हम बोलते हैं सजीव प्रजक। अब इसमें किस प्रकार का अंकुरण देखा गया है? देखो, इसमें क्या होता है कि जो पौधे दलदल में उपस्थित होते हैं, या जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें दलदल में धसी होती हैं, और वहां दलदल में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहां पे जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ निकल आती हैं।
ठीक है, कहाँ निकल आती है? दलदल से ऊपर की तरफ निकल आती है। तो आपने देखा होगा मैंग्रोव वनस्पति के बारे में, सुना भी होगा, ऐसा देखा जाता है मैंग्रोव वनस्पति में। मैं लिख देती हूँ, मैंग्रोव वनस्पति ऐसी वनस्पति जो कि कहाँ रहती है? दलदल में रहती है। तो इसे मैं दलदल भी बोल सकती हूँ। तो इन वनस्पति में हमें ये देखने को मिलता है कि दलदल में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी। ये देखिए, इस प्रकार का दलदल है और इस दलदल में ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ जो जड़ें होती हैं, इस पौधे की जड़ें, ये पौधे की जड़ें ऊपर आ जाती है, दलदल से ऊपर आ जाती हैं। ये दलदल है, ये 3D, जो आपके लिए मैंने डायग्राम बना दिया यहाँ पे 3D, और इसमें ये जड़ें ऊपर की तरफ आ गई। देखो आप, किस लिए आ गई है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ये पूरा दलदल है, ये पूरा का पूरा क्या है? दलदल। और इसके प्ररोह में, ये इसका प्ररोह है, और इसके प्ररोह भाग में जो इसकी शाखाएं होती हैं, इसकी जो शाखाएं होती हैं, इनकी शाखाओं पर फल लगे होते हैं। इनकी शाखाओं पर क्या लगे हुए हैं? फल। ये जैसे ये इसकी शाखा है और इसकी शाखा पर ये फल लगा हुआ है, ठीक है, और फल में उपस्थित है बीज। इसकी शाखा पे लगा हुआ है फल और फल में उपस्थित है बीज। अब यहां पे परेशानी क्या है कि यदि यह फल यहां से पक के कीचड़ में या दलदल में गिर गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण बीज का अंकुरण नहीं होगा। इसी कारण ये जो बीज है ये इस फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। ये बीज इस फल के अंदर ही क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। और जब बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो गया तो उसमें प्रसुप्ति नहीं आती। तो ऐसे फलों में या ऐसे फलों के बीजों में प्रसुप्ति भी नहीं देखी जाती। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये अलग ही एक उदाहरण है, राइजोफोरा में ऐसा देखा गया है। ये 3 मैंने आपको प्रकार बताए हैं, ऊपरी भूमिक, अधोभूमिक और सजीव प्रजक। बच्चों, ये जो टॉपिक है हमारे 11th क्लास में भी है, बीज के बारे में, कि बीज का अंकुरण किस प्रकार से होता है, वहां पर भी हम इसे देखते हैं। और यहाँ पर भी हमने टॉपिक लिया है क्योंकि बीज आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ताकि आप चीजों को कोरिलेट कर पाओ। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? बच्चों, इसे आप 1 बाय 1 करके, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है, तो आप डेली बेसिस पर इसका रिवीजन करो और इसके क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है। तो इससे यूं मान के चलिए कि 4 से 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो इससे बन के आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। ये पूरी एक यूनिट है, तो इससे लगभग 6 से 8 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इस चैप्टर में ये पूरे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो अभी तक के लिए थैंक यू।